पहलगाम से पटना, ये दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को इस दूरी को पाट दिया जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का वादा मधुबनी के मंच से किया। मई के आखिर में जब वो बिहार लौटे तो लोग ऑपरेशन सिंदूर के गवाह बन चुके थे। ऐसे में उनके लिए माहौल बिल्कुल मुफीद था कि वो मिशन पूरा होने का वास्ता दे और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अपनी जमीन मजबूत कर ले। लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ जो सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के लिए गंभीर था? इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं अमिताभ श्रीवास्तव। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में 32 मिनट के अपने भाषण में मोदी ने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ माओवाद के खात्मे पर लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन जो उन्होंने नहीं किया वो था मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के लिए नीतीश कुमार के नाम पर 2 टूक मोहर। पूरा जेडीयू इस उम्मीद में था कि नरेंद्र मोदी इस बार आएंगे तो नीतीश के नाम पर अपनी सहमति जताकर ही जाएंगे, खासकर इसलिए भी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की तारीफ तो जरूर की, लेकिन एक सोची समझी सीमा पर रुक गए। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये आधिकारिक यात्रा थी जिसमें मोदी ने 29 मई को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन और 50,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया। लेकिन पटना में रोड शो के साथ उन्होंने भरपूर राजनीतिक गलबहियां भी की। फिर बिक्रमगंज के अपने भाषण में देर तक आरजेडी और कांग्रेस पर गोले भी दागे। यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने राजनीति से परहेज किया हो। ऐसे में नीतीश के नाम पर मुहर ना लगाना कुछ संदेह पैदा करता है। 2025 में नरेंद्र मोदी की ये तीसरी बिहार यात्रा थी। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी 4 बार यहाँ आ चुके हैं। साफ है कि दांव पर बहुत कुछ है। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो 2020 में पहली बार बीजेपी ने 243 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मैदान में उतर रही है। आरजेडी के पास 77 सीटें हैं तो जेडीयू 45 विधायकों के साथ तीसरे पायदान पर है। बिहार हिंदी पट्टी का अकेला राज्य है जहां बीजेपी ने कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। भगवा रणनीतिकार जानते हैं कि वो इस इतिहास के हिस्से को नए सिरे से लिखने के कगार पर खड़े हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 19.46% था, लेकिन जिन 110 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा उनमें उसे 42.56% वोट मिले, जो जेडीयू के 115 सीटों पर 32.83% से कहीं ज्यादा है। यही बात मुख्यमंत्री की कुर्सी के बड़े इनाम पर बीजेपी के अघोषित दावे को जायज बना देती है। समग्रता में देखने पर बीजेपी का दावा और वजनदार हो जाता है। 2015 को छोड़कर बीजेपी और जेडीयू ने ज्यादातर चुनाव एक साथ लड़े हैं। पहले के चुनावों में उन्होंने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें उनके वोट शेयर लगभग समान रहे। फरवरी 2005 में बीजेपी के 24.91% और जेडीयू के 26.41% से अक्टूबर 2005 में लगभग बीजेपी के 35.64% और जेडीयू के 37.14% और 2010 में बीजेपी के 39.56 तो जेडीयू के 38.77%। 2015 का चुनाव अलग था क्योंकि जेडीयू ने राजद से हाथ मिलाया और बीजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार अभी भी मजबूत थे, बीजेपी ने जेडीयू की तुलना में 9.73% अधिक वोट शेयर के साथ बढ़त बना ली। इससे दोनों पार्टियों के संतुलन में बदलाव साफ दिखा और जो कभी दूर की कौड़ी हुआ करता था अब सच हो जाने को लालायित है। बिहार में अमित शाह, जेपी नड्डा और इवन प्रधानमंत्री की रैलीज हो चुकी हैं। किसी भी टॉप लीडर ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब इसकी 2 वजह है। एक कि बिहार का जो स्टेट लीडरशिप है वो जानता है और उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार का एक कमिटेड वोट बैंक है, चाहे वो कास्ट न्यूट्रल वुमेन का वोट बैंक हो या फिर वो ऐसा वोट बैंक जो अति पिछड़ा समूह से आता है या नीतीश कुमार का अपना जातीय समूह कुर्मी कुर्मी का जो वोट बैंक है। तो उन सभी वोट बैंक को बीजेपी बिना नीतीश कुमार के पाने की कल्पना अभी नहीं कर सकती, इसलिए नीतीश कुमार उनकी अभी जरूरत है। विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा, किस तरह की परिस्थितियां जनरेट होंगी और क्या बीजेपी अपने तमाम बाकी तीनों छोटे सहयोगियों के साथ अगर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी तो क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है, ये थोड़ा एक मुश्किल सवाल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके कारण बीजेपी उनको कुछ भी कहने के लिए तत्पर है, कोई भी ऐसा एश्योरेंस उनको नहीं दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
कि बीजेपी अगर एश्योरेंस ना भी दे तो भी तो वो अभी तो कह ही सकती है। चुनाव के बाद अगर आपने कोई वादा तोड़ भी दिया तो आप पर सवाल कौन उठाएगा। बेसिकली बीजेपी इस बात से भी थोड़ी चिंतित है कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ है और उनका जो एक पॉलिटिकल हेफ्ट है, उनकी जो क्लाउट है, दोनों बीजेपी के अपने चुनाव प्रचार को नुकसान न पहुंचाए। जहां एक वर्ग समूह है जो डेफिनेटली नीतीश कुमार के कारण वोट देगा, वैसा ही एक ऐसा भी समूह हो सकता है जो अगर नीतीश कुमार को आप नेता घोषित कर दें तो शायद वो एनडीए के बियॉन्ड सोचने लगे। तो उन लोगों को भी अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए नीतीश कुमार को नेता घोषित नहीं किया जा रहा है इन नो अनसर्टेन टर्म्स। स्टेट लीडरशिप ये कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर बीजेपी को एक सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है अपने बाकी सहयोगियों के साथ, तो दो तीन नाम हैं। एक तो सबसे ऊपर जिनका नाम चल रहा है वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिनको बिहार बीजेपी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं और अभी अपनी पार्टी में सुशील मोदी जी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में माने जाते हैं। दूसरा बड़ी बात क्या उनके साथ की सोशल इक्वेशन उनके साथ सही है, क्योंकि वो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं जो नीतीश कुमार के साथ लव कुश का जो एक समीकरण है। उम्मीद की जाती है कि अगर सम्राट चौधरी को लीडरशिप दी जाए या वो उस पद पर रहे तो लव कुश के जो बिरादरी है वो बीजेपी के साथ स्विच कर सकती है। दिस इज वन। नंबर टू, जो नित्यानंद राय है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, वो एक यादव नेता है, अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं, विश्वास उनके कॉन्फिडेंट है। तो और वो यादव जाति से आते हैं, तो एक दूसरी सोच भी हो सकती है कि अगर एक लालू प्रसाद यादव के फैमिली के अगेंस्ट में एक ऐसे यादव लीडर को अगर उभारा जाए, उनको स्टेट की लीडरशिप दी जाए, ऑफ कोर्स ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर स्टेट की लीडरशिप दी जाए तो बीजेपी ये होप कर सकती है कि यादवों का एक बड़ा समूह उसके नित्यानंद राय के कारण बिहार बीजेपी के सपोर्ट में आ सकता है। यादव सिंगल लार्जेस्ट कास्ट है बिहार में, 14+% उनका पॉपुलेशन है। तो ये दोनों लीडर तो हैं ही। तीसरा, एक एक सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है चिराग पासवान के कारण। यही हम लोगों ने सोचा भी, इस पर कुछ बातें भी अभी चल रही है कि अगर आप यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो बिहार आप चुनाव लड़ने क्यों आएंगे, जैसा कि उन्होंने परसों कहा। इवन अगर आप होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोटोकॉल लिस्ट है, ये टेबल है, उसमें आप देखेंगे तो 7वें नंबर पर यूनियन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों आते हैं, दोनों बराबरी के पद हैं। तो अगर आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ के स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर बनने तो आप नहीं आएंगे। अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनका पूरा फोकस चीफ मिनिस्टर के पद पर होगा। अगर इस तरह की कोई गुंजाइश बनती है तो बीजेपी उनको समर्थन कर सकती है। तो अभी तो यही तीन नाम है, बट अभी ऑफ कोर्स जैसा आप जानते हैं ये हाइपोथेटिकल, राइट। चुनाव में अभी भी 4 महीने हैं, देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मुख्यमंत्री की पगड़ी किसके सर बंधेगी ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।